A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of chapter number 8. आज की क्लास में बच्चों हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग्स में, रिप्रोडक्शन के पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या रिवाइज किया था कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्लांट्स में बच्चों जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमेन और फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल। तो स्टेमेन में होते हैं दो पार्ट, फिलामेंट और एंथर। तो ये जो फिलामेंट और एंथर हैं ये मेल पार्ट कहलाते हैं, और इसमें से भी जो एंथर होता है उसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमीट। ठीक है। फिर बच्चों जो पिस्टिल होता है वो फीमेल पार्ट होता है, और पिस्टिल में तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो ओवरी होती है उसके अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है। ओवरी के अंदर एग भी होता है, एग के अंदर ओव्यूल होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। जब मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक आ जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कंप्लीट होते ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से स्टाइल में आ जाता है, स्टाइल से ओवरी में चला जाता है। ओके। ओवरी में जैसे ही पॉलन ग्रेन पहुंचता है और एग को फर्टिलाइज करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ही एग से मिलता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाती है फ्रूट, और अंदर जो ओव्यूल हैं वो बन जाते हैं सीड। फिर वो जो फ्रूट बन गया है उसके अंदर सीड होते हैं। जब वो फ्रूट पक जाता है, राइप हो जाता है और ज़मीन में गिरता है तो उसके सीड बाहर निकल आते हैं, मिट्टी में गिरते हैं और उससे नए प्लांट निकल आते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन बीइंग्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों कॉम्प्लेक्स है बच्चों? क्योंकि सबसे पहले हमारे शरीर में गैमीट्स फॉर्मेशन होता है। उसके भी पहले बच्चों हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। बॉडी में कई चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस बॉडी में होते हैं, आइए इन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। जब लड़के और लड़कियां 11, 12, 13 साल के होने लग जाते हैं तो उनके शरीर में कुछ स्पेशल चेंजेस आते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, थिंकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, चीज़ें अपने आप आसानी से समझ में आने लगती हैं। जो आर्मपिट्स वगैरह हैं उनमें हेयर्स आने लगते हैं। जो स्वेट ग्लैंड है, पसीने वाले ग्लैंड, और जो सेबेशियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ढेर सारा स्वेट और ढेर सारा ऑयल जो है वो हमारी बॉडी रिलीज़ करने लगती है। ठीक है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल्स में बच्चों? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, बियर्ड और मुस्टैश आने लग जाती है। ओके। तो ये सारे चेंजेस हैं बच्चों जो मेल्स में होते हैं जब मेल बॉडी तैयार होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो 11, 12, 13 साल के बाद ये चेंजेस चालू हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी या एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस वो पीरियड है जब किसी भी लड़के या लड़की का शरीर रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी को अटेन करता है। जब किसी भी लड़के और लड़की का शरीर रिप्रोडक्शन वाली मैच्योरिटी को अटेन करता है तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस वो पीरियड है जब लड़के और लड़कियों की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल बन पाते हैं। ओके। तो बच्चों ये जो एज है ये 11, 12, 13 साल से 19 ईयर्स, 20 ईयर्स तक होती है। इसको बोलते हैं टीन एज। टीन एज क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि 13
12 के बाद आता है 13, 13 में टीन लगता है, 14 में भी टीन लगता है, 15 में भी टीन लगता है, 16 में भी टीन लगता है, कहाँ तक, 19 तक आपको टीनेज मिलेगी। ओके, तो इसीलिए जो बच्चे या जो लड़के और लड़कियाँ इस एज ग्रुप के होते हैं उनको टीनेजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टीनेजर। ओके, तो बच्चों रिप्रोडक्शन के लिए हमारा शरीर जो तैयार होता है तो उसमें फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों, वो गौर कर लेते हैं। तो बच्चों फीमेल बॉडी में सबसे पहले तो क्या होता है बच्चों कि उनकी हाइट बढ़ने लगती है फीमेल्स की। जब वो 11, 12, 13 साल की होती हैं तो एकदम से उनकी हाइट में इंक्रीज आता है। ठीक है, फिर बच्चों उनका जो चेस्ट एरिया है वो एनलार्ज होने लगता है, वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। क्यों मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद बच्चों जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड को नर्चर करने के लिए, चाइल्ड को न्यूट्रिशन देने के लिए, चाइल्ड को फूड देने के लिए उन्हीं मेमोरी ग्लैंड से उनको फीड करना पड़ता है। ठीक है, फिर बच्चों जो वेस्ट के नीचे का एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड होने लगता है। क्यों, क्योंकि चाइल्ड बर्थ वहीं पर होनी है, बेबी को वहीं पर 7, 8, 9 महीने वहीं पर रखना पड़ता है, इसलिए वो एरिया थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। ओके, तो ये सारे चेंजेस बच्चों आते हैं ह्यूमन बींग्स में। ओके, यानी फीमेल्स में। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीशीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट स्पीशीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। अब उन स्पीशीज की बात करते हैं जिनमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, वो है हम खुद, यानी ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। एक अनरिलेटेड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, शुरू में हम ग्रो करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। ये सारे चेंजेस आते हैं। शुरुआत में क्या होता है बच्चों, हमारे जो दूध के दांत हैं वो गिर जाते हैं जब हम 5-6 साल के होते हैं और एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं। ठीक है, ऑल दीज चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस। ये सारे चेंजेस जो हैं ये उस जनरल प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं ग्रोथ के। ठीक है, जिसमें बॉडी जो है वो लार्ज होती है, यानी बड़ी होती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, शुरुआती तौर पर जो शुरुआत के टीनेज ईयर्स होते हैं, एक नए सेट चेंजेस के होते हैं जो आसानी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ठीक है, बॉडी की जो अपीयरेंस है वो चेंज होती है, प्रोपोर्शन चेंज होते हैं, नए नए फीचर आते हैं, नई सेंसेशन आती हैं। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, बॉयज़ में भी ये चेंजेस होते हैं जिनकी बात मैंने शुरुआत में ही कर दी थी, और गर्ल्स में भी ये चेंज होते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं ये बुक में हम पढ़ लेते हैं, बुक के थ्रू। ओके, कि बुक में क्या लिखे हुए हैं। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज। हम ये देखते हैं कि घने बाल आ जाते हैं कहाँ पर, आर्मपिट्स में और ग्रोइन एरिया में। ओके, which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arms. पतले पतले बाल हमारे लेग्स और आर्म्स में भी आ जाते हैं। एज वेल एज ऑन द फेस, हमारे चेहरे पर भी आ जाते हैं। स्किन जो है वो हमारी ऑयली होने लगती है और हमारी स्किन में पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। वी बिगेन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। हम लड़के और लड़कियां जैसे ही इस एज में आते हैं और ये चेंजेस होने लगते हैं, हम अपने फ्रेंड्स की बॉडी को भी गौर करते हैं कि उनके बॉडी में भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो लड़के और लड़कियों में
अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में। ओके, जैसे गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज़ यानी जो उनके चेस्ट का एरिया है उसका साइज़ इंक्रीज होने लगता है, जो निपल्स की स्किन है वो डार्क होने लगती है, और गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन चालू होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बच्चों, जब लड़की पैदा होती है तो उसके ओवरी एग बनाना चालू कर देती हैं और एग को स्टोर करती जाती हैं। ओवरी में ढेर सारे एग्स भरे होते हैं। ओके, इमैच्योर्ड एग्स होते हैं, ये मैच्योर नहीं हुए होते हैं। जैसे ही लड़की 11, 12, 13 साल की हो जाती है तो जब मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, जब वो प्यूबर्टी वाली एज में आ जाती है, तो धीरे धीरे एक एक एग मैच्योर हो करके हर एक ओवरी से हर महीने रिलीज होने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये चालू हो जाती है। एग मैच्योर होके निकलने का कारण क्या है, जब एग मैच्योर होके ओवरी से बाहर आएगा तभी तो स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर पाएगा तभी तो एग चेंज होगा किसमें, जाइगोट में, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और फिर बेबी या चाइल्ड। ओके, तो चाइल्ड को बनने के लिए एग को ओवरी से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि एग में ही ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे चाइल्ड का डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ऑन द फेस एंड देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक। लड़कों में क्या चेंजेस आते हैं, उनके चेहरे में थिक हेयर आ जाते हैं और उनकी जो वॉइस है, लड़कों की जो वॉइस है, आवाज़ है, वो मोटी होने लगती है, भारी होने लगती है। ठीक है, जो पीनस है वो एनलार्ज हो जाती है, इरेक्ट होने लगती है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सारे चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, मतलब इनको 5, 6, 7 साल लगते हैं ये सारे चेंजेस होने में, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन। ये एक साथ एक ही इंसान में एक ही समय पर नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक ही साल में सारे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये चेंजेस होते जाते हैं। ठीक है, इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली। कुछ लोगों में ये चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ लोगों में ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्वाइट आइदर क्विकली आइदर। ओके, हर चेंज बहुत जल्दी से नहीं ख़त्म होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है हर चेंज को ख़त्म होने में। ओके, so for example, thick hair on the face in boys appears as a few scattered hairs first. जो thick hairs होते हैं लड़कों के चेहरे में, वो पहले पतले पतले बाल होते हैं, फिर वो बाद में मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और बियर्ड बन जाते हैं। ओके, इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। वहीं देखा जाए तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये डिफरेंस शो करते हैं अलग अलग लोगों में। ठीक है, जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेस और फिंगर्स, जैसे हम में अलग अलग शेप की नोज और फिंगर्स होती हैं, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ। तो हम में हेयर ग्रोथ के अलग अलग पैटर्न्स भी होते हैं, साइज भी पीनस और ब्रेस्ट के अलग अलग होते हैं हर लड़के और लड़कियों में। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर आस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। ये सारे चेंजेस जो हैं ये सेक्शुअल मैच्योरिटी की तरफ हमें ले जाते हैं। वाई डज द बॉडी शो सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? इस एज में बॉडी सेक्शुअल मैच्योरेशन कैसे शो करती है? वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप्स इन मल्टी सेलुलर बॉडीज। हमने स्पेशलाइज सेल टाइप्स की ज़रूरत को हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कि अलग अलग सेल जो हैं अलग अलग काम करते हैं। ओके, द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स का क्रिएशन है, जर्म सेल्स क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम। तो स्पर्म और ओवम का जो क्रिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए इज अनदर स्पेशलाइज फंक्शन। ये एक अलग स्पेशलाइज फंक्शन है। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम। और प्लांट्स अलग अलग स्पेशल सेल्स और टिश्यू डेवलप करते हैं उनको क्रिएट करने के लिए।
ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज़ फॉर दिस पर्पस। ह्यूमन बींग्स भी स्पेशल टिश्यूज़ डेवलप करते हैं इस काम के लिए। However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक एडल्ट साइज में ग्रो करती है। रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। जो बॉडी के रिसोर्सेज होते हैं वो इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, बॉडी अपने आप को तैयार कर रही होती है रिप्रोडक्टिव फेज के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, तो जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू की मैच्योरिटी है वो मेजर प्रायोरिटी नहीं होती बॉडी की। थस एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। जब शरीर की जो ग्रोथ है वो लगभग पूरी हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो मैच्योर होने लगते हैं। इसी को बोलते हैं एडोलेसेंस पीरियड या प्यूबर्टी, ठीक है। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो जितने चेंजेस की हमने बात की है उन सभी चेंजेस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे जुड़ी हुई है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू ज्वाइन टुगेदर। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? जब दो इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के, मतलब मेल और फीमेल, जब अपने अपने गैमीट्स को फ्यूज़ करवाते हैं, ओके, जब मेल गैमीट यानी स्पर्म फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा था कि मेल प्लांट से, मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा था। मेल फ्लावर से क्या रिलीज हो रहा था? पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन रिलीज हो करके कहाँ जा रहा था? वो पॉलन ग्रेन रिलीज हो करके फीमेल पार्ट में जा रहा था, ओके। वो पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहा था? फीमेल पार्ट में जा रहा था, यानी ओवरी में जा रहा था, ठीक है। तो वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है, मेल पार्ट से स्पर्म निकलता है और वो फीमेल पार्ट तक जाता है, ओके। या फिर ये ऐसा हो सकता है, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग टुगेदर देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन। ऐसा तब भी हो सकता है जब दो इंडिविजुअल एक साथ मिल करके जर्म सेल्स का इंटरनल ट्रांसफ़र कर दें, एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स, जैसा कि बहुत एनिमल्स में होता है। इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, अगर जानवरों को मेटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, देयर स्टेट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइएबल बाय अदर इंडिविजुअल्स। तो उनका जो स्टेट ऑफ मैच्योरिटी है वो दूसरे इंडिविजुअल्स के द्वारा आइडेंटिफाई होना चाहिए। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बहुत सारे चेंजेस जब प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न्स, जैसे नए नए हेयर ग्रोथ के पैटर्न्स जो होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं दैट सेक्शुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। ये बताते हैं कि सेक्शुअल मैच्योरेशन हो रहा है धीरे धीरे। ऑन द अदर हैंड, द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स, दूसरे साइड हम देखें तो जो जर्म सेल्स का एक्चुअल ट्रांसफ़र है बिटवीन टू पीपल, जैसे मेल और फीमेल की बॉडी पास में आती है, तब मेल की बॉडी से स्पर्म निकल के फीमेल की बॉडी में जाते हैं, तो इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। मेल्स में उसके लिए पीनस होते हैं, टेस्टीज होते हैं, और फीमेल्स में उसके लिए वेजाइना होती है, ओके। इन मैमल्स सच एज ह्यूमन्स, कुछ मैमल्स में जैसे ह्यूमन्स हो गए, द बेबी इज़ कैरिड इन द मदर्स बॉडी, जो बेबी है वो मदर की बॉडी में कैरी किया जाता है लंबे समय तक, एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर, और उसको फिर जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ को उसको दूध पिलाना पड़ता है ताकि वो ग्रो कर सके। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। इस पॉसिबिलिटी को एकोमोडेट करने के लिए, यानी इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेस्ट का मैच्योर होना ज़रूरी है, ठीक है।
इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आ जाएगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे स्पर्म निकलते हैं और मेल बॉडी से और फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन दैट प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन में आप देख सकते हैं नीचे टेस्टीज है। टेस्टीज एक पाउच में है, उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टीज में बनते हैं स्पर्म। स्पर्म निकलते हैं और वास्ट डिफरेंस से स्पर्म कैरी किए जाते हैं। ओके, वास्ट डिफरेंस से स्पर्म कैरी किए जाते हैं और जो सेमाइनल वेसाइकल होती है वो अपने सेक्रीशन रिलीज करती है और ये जो स्पर्म है ये सेमाइनल वेसाइकल के जो सेक्रीशन होते हैं उनके साथ मिलकर के पीनस से बाहर निकल आते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए हमारे मेल बॉडी में? टेस्टीज हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमाइनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, पीनस हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं बच्चों। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो जर्म सेल को यानी मेल गैमीट को यानी स्पर्म्स को फीमेल बॉडी तक पहुंचाते हैं फर्टिलाइजेशन की साइड तक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर। ओके, तो फर्टिलाइजेशन अचीव करने के लिए मेल बॉडी से जर्म सेल निकल के फीमेल बॉडी में जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टीज। जर्म सेल या स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? टेस्टीज में होता है। टेस्टीज कहाँ लोकेटेड होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पर्म को बनाने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ओके, तो ये टेम्परेचर हमें एक पाउच के थ्रू ही मिल पाता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ टेस्टीज इन द सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। हमने टेस्टीज का रोल एक हार्मोन के थ्रू हमने डिस्कस किया था कि टेस्टीज जो है हमारे बॉडी में, ये जो मेल बॉडी में टेस्टीज होते हैं जिनमें स्पर्म बनाया जाता है, तो ये टेस्टीज में स्पर्म बनता है एक हार्मोन की वजह से। उस हार्मोन का नाम होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन और कुछ चेंजेस लेकर आता है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी आवाज़ का भारी होना, ओके, दाढ़ी मूंछ निकलना। ये सारे चेंजेस किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। जो स्पर्म बनाए जाते हैं वो वास डिफरेंस के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं, जो बाद में यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली जो ट्यूब होती है उस पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो मेल बॉडी में जो यूरिन वाली जो ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा और जो स्पर्म का पैसेज है, यानी यूरिन का पैसेज और स्पर्म का पैसेज एक ही होता है यूरेथ्रा के थ्रू, लेकिन फीमेल बॉडी में यूरिन का पैसेज और स्पर्म का पैसेज अलग अलग होता है। ठीक है, along the path of the vas difference, glands like the prostate and the seminal vesicle add their secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier. तो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमाइनल वेसाइकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है? यहाँ आपको देखने मिल रहा होगा, और जो सेमाइनल वेसाइकल है ये स्पर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे लिक्विड सेक्रेट करते हैं जिससे स्पर्म को आसानी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है, द स्पर्म्स और ये जो लिक्विड होता है ये न्यूट्रिशन भी देता है स्पर्म्स को, यानी खाना देता है स्पर्म्स को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि स्पर्म भी ऐसे सेल हैं जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता कौन है? यही सेमाइनल वेसाइकल से रिलीज होने वाला फ्लूइड या प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होने वाला फ्लूइड। ओके,
द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, स्पर्म्स बहुत छोटे होते हैं, इनफैक्ट शरीर के सबसे छोटे सेल होते हैं, इसीलिए इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, एक लंबी पूंछ होती है जिससे ये फीमेल सेल तक पहुंच जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर। ओके, तो बच्चों मुझे लगता है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जो भी डाउट्स हो मेरे से पूछिएगा। थैंक यू सो मच।